विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने सार लेखन का अर्थ और सार लेखन के लिए आवश्यक बातों का विस्तृत अभ्यास किया। आज इस वीडियो में हम सार लेखन के महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा करके सार लेखन का उदाहरण देखेंगे, जिसे आपको लेखन की नोटबुक में लिखना है। सार लेखन के कुछ गुण हैं जिसे समझकर हम सार को अधिक स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। सार लेखन एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है और मानसिक व्यायाम भी। देखते हैं उत्कृष्ट सार लेखन के गुणों को। सार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और पहला गुण है पूर्णता। सार लेखन स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट तो नहीं गई है। आवश्यक और अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब सोच समझकर ही करना चाहिए और यह कार्य अभ्यास से ही संभव है। सार लेखन में उतनी ही बातें लिखी जानी चाहिए जो मूल अवतरण या संदर्भ में हो, न तो अपनी ओर से कहीं बढ़ाई जानी चाहिए और न ही घटाई जानी चाहिए। मूल में जिस विषय या विचार पर जितना जोर दिया गया है उसे उसी अनुपात में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। ऐसा न हो कि कुछ विस्तार से लिख दिया जाए और कुछ बातें कम। सार लेखन अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि उसका कोई भी मुद्दा नहीं छूट गया है। सार लेखन का अगला गुण है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता सार लेखन का एक प्रधान गुण है, लेकिन इसके आकार का निर्धारण और नियमन संभव नहीं है। सार लेखन, जैसा कि हमने अगले वीडियो में देखा कि सामान्यतया मूल का तृतीयांश भाग होना चाहिए। इसमें व्यर्थ विशेषण, दृष्टांत, अवतरण, व्याख्या और वर्णन नहीं होने चाहिए। लंबे लंबे शब्दों और वाक्यों के स्थान पर सामासिक चिन्ह लगाकर उन्हें छोटा बनाना चाहिए। यदि शब्द संख्या निर्धारित हो तो संक्षेपण उसी सीमा में होना चाहिए, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि मूल की कोई भी बात, कोई भी आवश्यक बात छूट न जाए। सार लेखन करते समय मूल अवतरण के दृष्टांत, व्याख्या और अलंकारिकता आदि उससे अलग कर देने चाहिए। इसी से ही संक्षिप्तता का गुण उसमें आ सकता है। सार लेखन का तीसरा गुण है स्पष्टता। तो सार लेखन की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिखा जाए जिसके पढ़ने से मूल संदर्भ का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए। ऐसा न हो कि सार लेखन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मूल संदर्भ को पढ़ने की जरूरत पड़ जाए। इसलिए स्पष्टता के लिए पूरी सावधानी रखने की जरूरत होती है।
सार लेखन लिखते समय यह बात भी याद रखनी चाहिए कि सार लेखक के पाठक के सामने मूल संदर्भ नहीं रहता, इसलिए उसमें जो कुछ लिखा जाए वह बिल्कुल ही स्पष्ट होना आवश्यक है। सार लेखन का पाठक सामान्यतः मूल अनुच्छेद नहीं पढ़ता, इसलिए इसमें कोई भी मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। अगर इसमें व्यर्थ का विस्तार किया जाता है तो इससे अस्पष्टता आ सकती है। सार लेखन का चौथा गुण है भाषा की सरलता। तो भाषा की सरलता की जरूरत क्यों होती है? तो सार लेखन के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी भाषा सरल और परिष्कृत हो। क्लिष्ट और समास बहुल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा को किसी भी हालत में अलंकृत नहीं बनानी है। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा जाए वह साफ साफ और स्पष्ट होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का चमत्कार या घुमाव फिराव लाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसलिए सार लेखन की भाषा सुस्पष्ट और आडंबरहीन होनी चाहिए, तो तभी उसमें सरलता आ सकती है। सार लेखन का अगला गुण है शुद्धता। सार लेखन में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता से मतलब है कि सार लेखन में वे ही तथ्य तथा विषय लिए जाए जो मूल संदर्भ में हो। कोई भी बात अशुद्ध, अस्पष्ट या ऐसी न हो जिसके अलग अलग अर्थ लगाए जा सके, यानी कि द्विअर्थी शब्द बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसमें मूल के आशय को विकृत या परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता है और न ही अपनी ओर से किसी तरह की टीका या टिप्पणी करना। और यहाँ पर भाषा भी व्याकरण की दृष्टि से उचित होनी चाहिए। सार लेखन का अगला गुण है प्रवाह और क्रमबद्धता। सार लेखन में भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। भाव यहाँ पर क्रमबद्ध होने चाहिए और भाषा प्रवाहपूर्ण। क्रम और प्रवाह के संतुलन से ही सार लेखन का स्वरूप निखरता है। सार लेखन के वाक्य सुसंबद्ध और गठित होने चाहिए और प्रवाह बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहां तहां अतः, अतएव, तथापि आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर एक भाव दूसरे भाव से संबद्ध होने चाहिए और उनमें तार्किक क्रमबद्धता रहनी चाहिए। तो इस प्रकार सार लेखन में संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि जिस संदर्भ का सार हमें लिखना हो उसे सावधानी से पढ़ लिया जाए और उसके भावार्थ तथा विषय को अच्छी तरह समझने की चेष्टा की जाए, तभी अच्छा सार लेखन लिखा जा सकता है। तो लिखते समय संभव है कि एक बार पढ़ने से कुछ भाव स्पष्ट न हो, कोई बातें समझ में न आए, तो उसे
दूसरी और तीसरी बार भी पढ़ना चाहिए और उसके महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित करना चाहिए। अब इन महत्वपूर्ण अंशों के आधार पर एक प्रारूप तैयार करना चाहिए और फिर सामान्यतया मूल संदर्भ की 1/3 के बराबर लिखना चाहिए। यदि फिर भी कहीं कुछ अस्पष्टता रह जाए तो फिर से एक बार इस दृष्टि से मूल प्रारूप को पढ़ लेना चाहिए कि भूल से कोई आवश्यक बात छूट न गई हो। अंतिम रूप से जब सार लेखन तैयार हो जाए तब उसका एक उपयुक्त किंतु छोटा सा शीर्षक भी देना चाहिए और अंत में समस्त सार लेखन को इस दृष्टि से एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए कि भाषा में प्रवाह कहीं टूट तो नहीं गया है, कहीं विच्छिन्न तो नहीं हुआ है या फिर कहीं पर क्रम तो भंग नहीं हुआ है। यदि कहीं भाषा शिथिल हो गई हो या कोई शब्द अनावश्यक या जचता नहीं हो तो उसमें सुधार कर सकते हैं। तो सार लेखन के गुणों को हमने विस्तृत रूप से देखा। अब देखते हैं सार लेखन का उदाहरण जो वीडियो में से देखकर आपको लिखना है। अवतरण है, मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। आज के प्रौद्योगिकी युग में जहां भौतिक उन्नति की संभावनाएं अपार है, ऐसे में छात्र जब अध्ययन करने बैठता है तब उसके मन को अनेक तरह के विचार घेरने लगते हैं। वह सोचता है, इस अर्थ प्रधान युग में मुझे उत्कृष्ट पद प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़कर परीक्षा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन वह जब पढ़ने बैठता है तो क्रिकेट, सिनेमा या मित्र मंडली की मौज मस्ती के विचार में उसका मन भटकने लगता है। मन का यह विचलन बुद्धि की एकाग्रता भंग कर देता है। यह घबरा कर सोचता है, परीक्षा तिथि पास है, मन उद्विग्न है, कैसे अध्ययन करूं, क्या करूं? व्यर्थ के विचार चक्र से बुद्धि अस्थिर और मन चंचल बना रहता है। वह सोचता है, यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पद, प्रतिष्ठा, वैभव कुछ नहीं मिलेगा, जीवन बोझ बन जाएगा। वह बार बार हताशा से घिर जाता है। अनियंत्रित मन और एकाग्रहीनता उसे चिंताओं में डुबा देती है। अर्जुन की यह स्वकारोक्ति कि चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है, उसे उचित प्रतीत होने लगता है। तो सार लेखन के लिए आवश्यक बातों के आधार पर हम इसका सार लेखन इस प्रकार कर सकते हैं। शीर्षक, मन की एकाग्रता। एकाग्रता की समस्या सदा से रही है। छात्र
पढ़ने बैठता है तो उसके मन में अनेक विचार घूमने लगते हैं। उन्नति के लिए वह एकाग्र करने का मन बनाता है, पर मनोरंजन के साधन उसे भटका देते हैं। मन की एकाग्रहीनता उसे चिंतामग्न कर देती है। अनुभव करने लगता है कि चंचल मन को एकाग्र करना दुष्कर है। तो यहाँ पर हमने सार लेखन का एक उदाहरण देखा। अब दूसरा अनुच्छेद लिखते हैं, जिसका उत्तर आपको स्वयं अध्ययन करके लिखना है। अनुच्छेद है, ऋतुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिराकर लता कुंजों, पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। कनेर, करवीर, मदार, पाटल इत्यादि पुष्पों की सुगंधि दिग दिगंत में अपनी मादकता का संचार करने लगी। न शीत की कठोरता, न ग्रीष्म का ताप। समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक प्राणी की नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही है। गेहूं के सुनहले बालों से पवन स्पर्श के कारण रुंझुन का संगीत फूट रहा है। पत्तों के अधरों पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया है। पलाश वन अपनी अरुणिमा में फूला नहीं समाता है। ऋतुराज वसंत के सुशासन और सुव्यवस्था की छटा हर ओर दिखाई पड़ती है। कलियों के यौवन की अंगड़ाई भ्रमरों को आमंत्रण दे रही है। अशोक के अग्निवर्ण कोमल एवं नवीन पत्ते वायु के स्पर्श से तरंगित हो रहे हैं। शीतकाल के ठिठुरे अंगों में नई स्फूर्ति उमड़ रही है। वसंत के आगमन के साथ ही जैसे जीर्णता और पुरातन का प्रभाव तिरोहित हो गया है। प्रकृति के कण कण में नए जीवन का संचार हो गया है। आम्र मंजरियों की भीनी गंध और कोयल का पंचम आलाप, भ्रमरों का गुंजन और कलियों की चटक, वनों और उद्यानों के अंगों में शोभा का संचार, सब ऐसा लगता है जैसे जीवन में सुख ही सत्य है। आनंद के एक क्षण का मूल्य पूरे जीवन को अर्पित करके भी नहीं चुकाया जा सकता है। प्रकृति ने वसंत के आगमन पर अपने रूप को इतना संवारा है, अंग अंग को सजाया और रचा है कि उसकी शोभा का वर्णन असंभव है। उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर सार लेखन के लिए आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर आपको इसका सार लेखन लिखना है। तो आशा करती हूं कि आप उत्कृष्ट सार लेखन लिख पाएंगे। नमस्कार।